नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू होती है आज से करीब 120 साल पहले से, यानी कि साल 1900 में। समुद्र के तल पर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पत्थर जैसे दिखते हैं लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं। इन्हें पुराने जमाने में नहाने और सफाई के लिए यूज किया जाता, जिन्हें स्पॉन्ज कहते थे। और इनको लाने के लिए जो गोताखोर समुद्र के नीचे जाते थे उन्हें स्पॉन्ज डाइवर कहते थे। इनका काम बहुत मुश्किल होता था। ये लोग एक भारी पत्थर पकड़कर पानी में कूदते थे ताकि जल्दी नीचे पहुंच सके और सांस रोककर स्पॉन्ज काट कर ऊपर आ सके। एक ग्रीक आइलैंड जिसका नाम था एंटीकैथेरा, उसके पास एक भयानक तूफान आता है। जान बचाने के लिए कुछ स्पॉन्ज डाइवर वहां एक पुरानी जगह पर रुके। जब मौसम शांत होता है और वो फिर से स्पॉन्ज के लिए अपनी पानी में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें वहां स्पॉन्जेस नहीं बल्कि एक बहुत पुराने समुद्री जहाज का मलबा मिलता है। उस मलबे में उन्हें एक अजीब सा जंग लगा हुआ ब्रोंज का टुकड़ा मिलता है जो देखने में किसी बेकार पत्थर जैसा लग रहा है। कई सालों तक वो म्यूजियम के एक कोने में पड़ा रहा। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काफी दशकों के बाद साइंटिस्ट ने उसे एक्सरे किया तो उनके होश उड़ गए। उस पत्थर के अंदर 30 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रोंज गियर छुपे हुए थे। ये था एंटीकैथेरा मैकेनिज्म, दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर जो आज से 2000 साल पहले बनाया गया ताकि सूरज, चांद और ग्रहों की पोजीशन ट्रैक की जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक मिस्ट्री जो इंजीनियर्स को आज भी परेशान करती। उस जमाने में ना तो सीएनसी मशीन थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई हाई टेक टूल। तो आखिर उन एंशिएंट इंजीनियर्स ने ब्रोंज के सर्कल्स पर इतने परफेक्ट ट्रायंगुलर टीथ कैसे काटे? अगर एक भी गियर का दांत थोड़ा सा भी गलत होता तो पूरा कैलकुलेशन फेल हो जाता। बिना किसी आधुनिक मिलिंग कटर के उन्होंने ऐसी एक्यूरेसी कैसे हासिल की जो आज की गाड़ियों को टक्कर देती है? ये इंसान की प्रिसीशन कटिंग की सबसे पहली और सबसे रहस्यमयी मिसाल। अब थोड़ा आगे चलते हैं। साल 1801 में अमेरिका नया नया आजाद हुआ था और उसे वेपन्स की जरूरत थी। एक इन्वेंटर एली विटनी ने यूएस कांग्रेस के सामने एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाई। उस समय बंदूकें हाथ से बनती थी और एक बंदूक का पुर्जा दूसरे में फिट नहीं होता, इसलिए अगर एक बंदूक का छोटा सा पुर्जा भी खराब हो जाता था तो उसे ठीक करना नामुमकिन था और उसे फेंकना ही पड़ता था। विटनी ने टेबल पर 10 अलग अलग बंदूकों के पार्ट्स बिखेरे, उन्हें मिक्स किया और फिर आंख बंद करके किसी भी पार्ट को उठाकर एक नई बंदूक में असेंबल कर दिया बिना किसी परेशानी। इस कॉन्सेप्ट को आज के टाइम में कहते हैं इंटरचेंजेबल पार्ट्स। दुनिया हैरान रहेगी। हालांकि बाद में हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि विटनी का वो डेमो थोड़ा रिगिड था, यानी पहले से ही प्लान्ड था। उन्होंने पार्ट को पहले से ही फाइल करके मैच कर लिया, लेकिन उन्होंने दुनिया को एक नया सपना दिखा दिया। वो सपना था चीजों को इतनी सफाई और एक्यूरेसी से काटना कि हर पीस एक दूसरे की कॉपी हो। अब एंटीकैथेरा के गियर से लेकर विटनी के वेपन्स तक इंसान हमेशा से ही एक चीज ढूंढ रहा है, एक ऐसा टूल जो मेटल को मक्खन की तरह काट सके और उसे मनचाहा आकार दे सके, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। सदियों की मेहनत के बाद हमें वो टूल मिला। आज हमारे पास वो ताकत है जो उन एंशिएंट ग्रीक्स के पास भी नहीं। आज हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का किंग है द एंडमिल। ये वही टूल है जो आपके आईफोन के टाइटेनियम फ्रेम से लेकर टेस्ला की जायंट कास्टिंग मोल्ड्स तक सब कुछ बनाता। आज हम इसी सफर को देखेंगे, कैसे हम प्रिमिटिव टूल से आज एक हाई स्पीड डायमंड कोटेड एंडमिल्स तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जो अक्सर स्टूडेंट और बिगिनर्स को होता है। एंड मिल और ड्रिल बिट देखने में काफी सिमिलर लगते हैं। दोनों सिलेंड्रिकल हैं, दोनों घूमते हैं और दोनों मेटल काटते हैं, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस वैसा ही है जैसे एक सुई और एक चक्कू के बीच का होता है। सोचिए आपके पास एक किचन नाइफ है और एक सुई है। अगर आपको किसी चीज में छेद करना है सीधा नीचे की ओर तो आप सुई का यूज करेंगे। ये फोर्स को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करती है और सीधा अंदर जाती है। ये है आपका ड्रिल बिट। ड्रिल बिट का मेन काम है एक्सियल फोर्स लगाना, यानी ऊपर से नीचे। इसकी ज्योमेट्री ऐसी बनाई गई है कि ये मटेरियल को प्लंज करके निकाले। इसके साइड में कटिंग एजेस शार्प नहीं होते, वो सिर्फ चिप्स को बाहर निकालने के रास्ते होते हैं। अगर आप ड्रिल बिट को साइड में मूव करने की कोशिश करेंगे जैसे आप चक्कू से सब्जी काटते हैं तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो लेटरल स्ट्रेस झेलने के लिए नहीं बना। अब आते हैं एंड मिल पर। एंड मिल आपके किचन का नाइफ है, आप इससे स्लाइस कर सकते हैं। एंड मिल डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये रेडियल फोर्स यानी कि साइड टू साइड फोर्स को हैंडल कर सके। इसके कटिंग एजेस सिर्फ नीचे नहीं बल्कि पूरी बॉडी के साथ होते हैं। आप इससे मटेरियल के अंदर प्लंज भी कर सकते हैं और फिर वहां से साइड में ट्रेवल करके स्लॉट या पॉकेट भी बना सकते हैं। ड्रिल बिट सिर्फ जेड एक्सिस का खिलाड़ी है, जबकि एंड मिल एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस का मास्टर। इसलिए जब आप इंडस्ट्री में देखते हैं कि एक टूल हवा में घूमते हुए मेटल के ब्लॉक को साइड से चीरता हुआ निकल रहा है, वो ड्रिल बिट नहीं है, वो एक एंड मिल है।
एक एंड मिल को बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक ट्विस्टेड मेटल रॉड लगती है, लेकिन अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो ज्योमेट्री का एक चमत्कार है। हर एंगल, हर कर्व और हर डायमेंशन का एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग पर्पस है। आइए इसकी एटोनॉमी को डिसेक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है शैंक। ये टूल का वो हिस्सा है जो मशीन के स्पिंडल या होल्डर के अंदर जाता है। इससे एक्सट्रीमली प्रिसाइज होना पड़ता है, अक्सर H6 टॉलरेंस। अगर शैंक परफेक्ट सिलेंडर नहीं है तो टूल वॉबल करेगा, जिससे हम रन आउट कहते हैं। रन आउट का मतलब है कि टूल अपनी एक्सिस पर सीधा नहीं घूम रहा। अगर रन आउट 10 माइक्रोन भी है तो हाई स्पीड पर ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगा जो टूल लाइफ को आधा कर सकता है। शैंक के नीचे आती है बॉडी, जहां सारा एक्शन होता है। यहाँ सबसे प्रोमिनेंट फीचर है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स वो हेलिकल ग्रूव या नालियां हैं जो टूल के ऊपर घूमी हुई होती है। इनके दो मेन काम है। पहला कटिंग एज बनाना, जहां फ्लूइड का एज मटेरियल को टच करता है वहां शेयरिंग एक्शन होता है। दूसरा और सबसे जरूरी काम है चिप इवैक्यूएशन। जब टूल मेटल को काटता है तो चिप्स बनते हैं। इन चिप्स को तुरंत वहां से हटाना पड़ता है। अगर चिप्स वहां से नहीं निकले तो टूल उन्हें दोबारा काट देगा, जिसे रीकट चिप्स कहते हैं। ये टूल के लिए डिजास्टर होता है क्योंकि इससे हीट बढ़ जाती है और सरफेस फिनिश खराब हो जाती है। फ्लूइड्स ही वो रास्ता है जिनसे चिप्स बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग सौदेबाजी होती है जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लूइड्स के बीच में जो सॉलिड मेटल बचता है उसे हम कोर कहते हैं। कोर डायमीटर टूल की रीढ़ की हड्डी। अगर आप फ्लूइड्स को गहरा बनाएंगे ताकि बड़े चिप्स आराम से बाहर निकल सकें तो कोर पतला हो जाएगा। पतला कोर मतलब कमजोर टूल जो कटिंग फोर्स के नीचे मुड़ जाएगा। अगर आप कोर को मोटा बनाएंगे ताकि टूल स्ट्रॉन्ग और रिजिड रहे तो फ्लूइड कम गहरे हो जाएंगे और चिप्स को निकलने की जगह नहीं मिलेगी। ये बैलेंस चिप स्पेस वर्सेस कोर स्ट्रेंथ ही डिसाइड करता है कि हम कौन सा टूल यूज करें। सॉफ्ट मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम बड़े चिप्स बनाते हैं, इसलिए हमें डीप फ्लूइड चाहिए। हार्ड मटेरियल्स जैसे स्टील छोटे चिप्स बनाते हैं, लेकिन फोर्स ज्यादा लगती है, इसलिए हमें मोटा कोर चाहिए। इसके बाद एंड मिल का अगला पार्ट आता है उसका हेलिक्स एंगल। आपने देखा होगा कि फ्लूइड टूल के अराउंड ट्विस्ट करते हैं। ये ट्विस्ट का एंगल बहुत मैटर करता है। एक स्टैंडर्ड ड्रिल में यह एंगल करीब 30 डिग्री होता है, लेकिन आजकल हाई परफॉर्मेंस टूल्स में 45 डिग्री या उससे ज्यादा का हेलिक्स एंगल भी यूज होता है। हेलिक्स एंगल का फायदा ये है कि ये कटिंग फोर्स को वर्टिकल डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करता है, जिससे टूल वर्कपीस को ऊपर खींचता है और चिप्स को तेजी से बाहर निकालता है। इससे शेयरिंग एक्शन स्मूथ होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब्जी को स्लैंट एंगल पर काटते हैं ताकि वो आराम से कट जाए, ना कि सीधा चक्कू उस पे घुमाना। वेरिएबल हेलिक्स एंगल भी आते हैं जहां पर फ्लूइड का एंगल थोड़ा अलग होता है। ये वाइब्रेशन को किल करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक कर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो और इसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो और ऐसे ही सभी टूल्स के बारे में, मशीन के बारे में सीखना चाहते हो, फंडामेंटल तरीके से चीजों को समझना चाहते हो, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरा सीएनसी टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे या मेरी एंड्रॉइड ऐप मैकवेदा सीएनसी क्लासेस पे मिल जाए। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है। आप इसे घर बैठे बैठे कभी भी कहीं भी अटेंड कर सकते हो और किसी भी क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। वेबसाइट और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब हम उस डिबेट पर आते हैं जो हर नए मशीनिस्ट को कंफ्यूज करती है। मुझे 2 फ्लूइड कटर यूज करना चाहिए या फिर 4 फ्लूइड? इसका जवाब सीधा मटेरियल साइंस से जुड़ा है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एल्यूमिनियम मशीन कर रहे हैं। एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट और गमी मटेरियल, जब आप इसे काटते हैं तो ये बड़े लंबे चिप्स बनाता है जो आसानी से टूटते नहीं। अगर आप यहाँ 4 फ्लूइड कटर यूज करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, 4 फ्लूइड्स होने की वजह से हर फ्लूइड की डेप्थ कम होती है। जब आप एल्यूमिनियम का बड़ा चिप्स इस तंग रास्ते से निकालने की कोशिश करेंगे वो वहां पे फंस जाएगा। इसे चिप पैकिंग कहते हैं। जैसे ही चिप फंसा, नया चिप आने की जगह नहीं बचेगी। टूल सॉलिड बन जाएगा और अगले ही सेकंड में स्नैप टूट जाएगा। इसलिए एल्यूमिनियम के लिए हम हमेशा 2 फ्लूइड एंड मिल्स प्रेफर करते हैं। 2 फ्लूइड डिजाइन में कोर पतला होता है, लेकिन फ्लूइड में खाली जगह बहुत बड़ी होती है। ये बड़े एल्यूमिनियम चिप्स को आराम से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ अगर आप स्टील या स्टेनलेस स्टील काट रहे हैं तो कहानी बदल जाती है। स्टील हार्ड होता है और इसके चिप्स छोटे और ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। यहाँ हमें चिप क्लियरेंस की इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन हमें टूल की रिजिडिटी चाहिए। स्टील को काटने के लिए हाई फोर्स लगता है। अगर हम यहाँ पतला कोर वाला 2 फ्लूइड कटर यूज करेंगे तो वो फोर्स के मारे मुड़ जाएगा और टूल टूट भी सकता है। इसलिए स्टील के लिए हम 4 फ्लूइड कटर यूज करेंगे। ज्यादा फ्लूइड्स का मतलब है मोटा कोर और ज्यादा रिजिडिटी, प्लस ज्यादा कटिंग एजेस का मतलब है बेहतर सरफेस फिनिश। सोचिए अगर आप टूल को एक रिवोल्यूशन घुमाते हैं तो 4 फ्लूइड वाला टूल सरफेस को 4 बार टच करेगा, जबकि 2 फ्लूइड वाला उसे सिर्फ 2 बार टच करेगा। ज्यादा टचेस मतलब ज्यादा स्मूथ फिनिश। इसलिए इंडस्ट्री का थंब रूल है, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के लिए कम फ्लूइड्स और हार्ड मेटल्स के लिए हमेशा ज्यादा फ्लूइड्स, इवन 4 से भी ज्यादा हो सकता है। कुछ एंड मिल के 7 फ्लूइड्स। टूल की ज्योमेट्री के बाद अगला सबसे बड़ा फैक्टर है वो मटेरियल जिससे खुद टूल बनता है। यहाँ 2 मेन प्लेयर्स हैं, हाई स्पीड स्टील एंड टंगस्टन कार्बाइड। एचएसएस पुराना खिलाड़ी है। ये एक राय स्टील है जिसमें टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम होता है। एचएसएस की खासियत ये है कि ये टफ होता है। टफनेस का मतलब है कि ये झटके बर्दाश्त कर सकता है।
अगर आपकी मशीन पुरानी है, वाइब्रेशन करती है या आपका वर्क पीस ढंग से क्लैंप नहीं है तो HSS थोड़ा सा फ्लैक्स होकर सर्वाइव कर जाएगा। ये सस्ता भी होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है हॉट हार्डनेस। जब मटेरियल कटिंग होती है तो फ्रिक्शन से टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस टेम्परेचर पर HSS नरम पड़ने लगता है, अपनी धार खो देता है और बेकार हो जाता है। इसलिए HSS टूल को हम स्लो आरपीएम पर चलाते हैं। फिर आता है टंगस्टन कार्बाइड, या फिर हम इसे सिर्फ कार्बाइड भी बोल सकते हैं। ये मॉडर्न मशीनिंग का सुपर हीरो है। ये कोई मेटल नहीं है बल्कि एक सेरामिक लाइक कंपाउंड है जिसे कोबाल्ट बाइंडर के साथ सीमेंट किया जाता है, यानी ये एक पाउडर से बनता है। कार्बाइड की हार्डनेस एक्सट्रीम होती है। ये इतना हार्ड है कि ये स्टील को मक्खन की तरह काट सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है हीट रेजिस्टेंस। कार्बाइड 1000 डिग्री सेल्सियस पर भी अपनी हार्डनेस मेंटेन करता है। इसका मतलब है कि हम मशीन्स को 3 गुना से 10 गुना तेजी से चला सकते हैं कंपेयर टू HSS। इंडस्ट्री में टाइम इज मनी होता है। अगर एक पार्ट HSS से बनने में 10 मिनट लेता है और कार्बाइड से 2 मिनट, तो कार्बाइड टूल महंगा होने के बावजूद सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो मशीन टाइम बचाता है। लेकिन कार्बाइड ब्रिटल होता है, कांच की तरह। अगर इसे थोड़ा सा भी झटका लगा या मशीन वाइब्रेट हुई तो ये मुड़ेगा नहीं, ये सीधा टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए कार्बाइड टूल को यूज करने के लिए हमें रिजिड सेटअप चाहिए होते हैं, हाई क्वालिटी CNC मशीन्स चाहिए और हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावर्ड मशीन्स चाहिए। अब आते हैं उन अलग अलग शेप्स पर जो आपको कैटलॉग में दिखती हैं। हर शेप का एक स्पेसिफिक मिशन होता है, हम एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले आती है स्क्वायर एंड मिल या फिर फ्लैट एंड मिल। ये सबसे कॉमन टूल है। इसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल फ्लैट होता है और कॉर्नर 90 डिग्री के शार्प होते हैं। इसका यूज फ्लैट सर्फेस बनाने के लिए, स्क्वायर स्लॉट काटने के लिए और पॉकेट साफ करने के लिए होता है। लेकिन इसकी वीकनेस इसका शार्प कॉर्नर है। मैकेनिकल में शार्प कॉर्नर स्ट्रेस कंसंट्रेटर होता है। जब टूल टकराता है तो सारा फोर्स उस नुकीली टिप पर आता है और वो जल्दी टूट जाती है या चिप हो जाती है। इसलिए फ्लैट एंड मिल कभी भी रफिंग के लिए यूज नहीं करते। इन्हें हमेशा फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है जहां पे मटेरियल बहुत कम हटाना। नंबर 2 पे आता है बोल नोज एंड मिल। जैसा नाम वैसा काम। इसका टिप एक परफेक्ट हेमिस्फीयर जैसा होता है। इसका यूज वहां होता है जहां सरफेस फ्लैट नहीं है, जैसे 3D कंटूरिंग। सोचिए आप एक कार का डैशबोर्ड मोल्ड बनाना चाहते हैं या टरबाइन ब्लेड, वहां कोई फ्लैट जगह नहीं होती, सब कर्व होते हैं। स्क्वायर टूल वहां स्टेप छोड़ देगा, लेकिन बॉल नोज स्मूथ फिनिशिंग देगा। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि बॉल नोज के बिल्कुल सेंटर में रोटेशनल स्पीड 0 हो जाती है, इसलिए वहां कटिंग एक्शन वीक होता है और वहां पे ये यूजुअली रबिंग करता है। नंबर 3 पे आता है कॉर्नर रेडियस या फिर बुल नोज एंड मिल। ये स्क्वायर और बॉल नोज का हाइब्रिड है। ये बेसिकली एक फ्लैट एंड मिल है जिसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर दिया गया है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इंडस्ट्री में हैवी रफिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्क्वायर मिल का वीक कॉर्नर था वो यहाँ राउंड होने की वजह से स्ट्रॉन्ग हो गया। फोर्स अब एक पॉइंट पर नहीं बल्कि एक कर्व पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इससे टूल लाइफ ड्रामेटिकली बढ़ती है। एरोस्पेस पार्ट्स में अक्सर पॉकेट्स के नीचे शार्प कॉर्नर्स अलाउड नहीं होते, वहां पे बुल नोज कटर ही यूज होता है ताकि फ्लोर और वॉल के बीच में एक नाइस फिलेट बन जाए। नंबर 4 पे आते हैं रफिंग एंड मिल, जिन्हें कॉर्न कॉब भी कहा जाता है। इसे देखकर आपको भुट्टा याद आ जाएगा। इसके कटिंग एजेस सीधे नहीं होते बल्कि उनमें दांत होते हैं। ये टूल फिनिशिंग के लिए नहीं है, ये मास डिस्ट्रक्शन के लिए। जब ये चलता है तो ये बड़े चिप्स नहीं बनाता बल्कि मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इससे मशीन पर लोड कम पड़ता है और हम कम पावर में ज्यादा डेप्थ तक काट सकते हैं। हालांकि ये सरफेस को खुरदरा छोड़ता है जिसे बाद में एक फिनिशिंग टूल से साफ करना पड़ता है, लेकिन ये रफिंग के लिए ही यूज होता है, इसलिए उस खुरदरे सरफेस का हमसे कोई मतलब। जब टूल टूटता है तो वो एक क्राइम सीन की तरह होता है। हम फ्रैक्चर एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि खूनी कौन था। तो सबसे पहले खूनी की बात करेंगे, वो है बिल्ट अप एजेस। अगर आप एल्यूमिनियम काट रहे हैं और टूल की टिप पर एल्यूमिनियम चिपक गया है, इसका मतलब है कि आपकी स्पीड कम थी या कूलेंट नहीं। ये वेल्डेड मटेरियल टूल की ज्योमेट्री खराब कर देता है। दूसरा खूनी है चिपिंग। अगर कटिंग एज पर छोटे छोटे टुकड़े गायब हैं तो इसका मतलब है कि चैटर या फिर एक्सेसिव रन आउट था आपके टूल में। शायद आपका फीड रेट बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से एंड मिल के फ्लूइड हल्के हल्के क्रैक हो गए। तीसरा है थर्मल क्रैकिंग। अगर कार्बाइड टूल पर हेयरलाइन क्रैक दिख रहे हैं जो कटिंग एज के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि टूल गर्म हुआ और फिर ठंडा हुआ और फिर से गर्म हुआ। ये तब होता है जब कूलेंट रुक रुक के आता। कार्बाइड को या तो पूरा भिगा दो या इसे बिल्कुल सूखा रखो, बीच का रास्ता इसके लिए मौत है। जैसे ही आप इसे सडनली ठंडा करते हो तो ये ज्यादा हार्ड हो जाता है और क्रैक हो जाता है, और यही काम होता है जब आप बीच बीच में कूलेंट देते हो या फिर एंड मिल को काफी देर ऐसे ही चला के एकदम से कूलेंट छोड़ देते हो। चौथा है कैटास्ट्रॉफिक ब्रेकेज। टूल 2 टुकड़ों में टूट गए। इसका सबसे कॉमन रीजन है चिप रीकटिंग। चिप्स फ्लूइड से बाहर नहीं निकले, टूल ने उन्हें दोबारा काटा, फ्लूइड पैक हो गया और बम, टूल टूट गया। इसका सोल्यूशन है बेटर कूलेंट प्रेशर या एयर ब्लास्ट यूज करना ताकि आपके चिप्स कंटिन्यूअसली फ्लूइड से बाहर आते रहें। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एंड मिल कोई साधारण ड्रिल बिट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मार्वल है जो फिजिक्स, मेटलर्जी और ज्योमेट्री का परफेक्ट बैलेंस है। एक सही एंड मिल का चुनाव, सही मटेरियल, सही फ्लूइड काउंट और सही शेप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सक्सेस या फेलियर डिसाइड करता है।
अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी भी सीएनसी मशीन को चलते हुए देखें तो उस घूमते हुए टूल को थोड़ा रिस्पेक्ट जरूर दीजिएगा। वो सिर्फ घूमने रहा, वो इंजीनियरिंग की हदों को पुश कर रहा है, जो हम नहीं कर सकते वो चीज वो कर। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा कोर्स जरूर चेकआउट करें और मेरे फ्री कोर्सेज के लिए मेरी एंड्रॉइड ऐप मैकविदा सीएनसी क्लासेस जरूर डाउनलोड करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।